हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 3 हम लोगों ने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट, जिसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। कहता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग पीरियड इज as per income tax act accounting period is option A from 1st January to 31st March, from 1st January to 31st December. Option B 1st April to 31st March, from 1st April to 31st March. C from 1st July to 31st June. और डी है आपका 1st अक्टूबर टू 1st सितंबर। 1st अक्टूबर टू 31st सितंबर। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 1st अप्रैल टू 31st मार्च। इनकम टैक्स के हिसाब से अकाउंटिंग पीरियड आपका क्या होता है ना? तो आपका होता है जो कि स्टार्ट होता है 1st अप्रैल से 31st मार्च, ये होता है। 1st जनवरी से 31st दिसंबर जो होता है वो आपका कैलेंडर ईयर कहलाता है, और 1st अप्रैल से 31st मार्च जो है आपका वो आपका एक फाइनेंशियल ईयर है जो इनकम टैक्स के हिसाब से आपका होता है। 1st अप्रैल से 31st मार्च का ये जो है आपका अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है, जो कि इनकम टैक्स एक्ट जो है आपका 1961 उसके अकॉर्डिंग आपका ये डेट होता है। अब इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो जब इनकम टैक्स का टॉपिक थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको ये बातें सारी समझ में आएंगी, क्योंकि जो इनकम टैक्स एक्ट है वो 1961 का है। दो टाइप का आपका टैक्स होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आपका आता है इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में अब जो है आपका वो जीएसटी है। तो जो इनकम टैक्स के हिसाब से जो चलता है वो 1st अप्रैल से 31st मार्च है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? अंडर विच कन्वेंशन विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड? क्या है आपका? विंडो ड्रेसिंग जो है वो प्रोहिबिटेड है, मतलब जो है आप वो वर्जित है। किस प्रथा के अंतर्गत विंडो ड्रेसिंग जो है वो प्रोहिबिटेड है? ए कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। दूसरा है आपका कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, सी कहता है आपका कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, और ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दिस। तो देखिए विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है?
विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है आपका अकाउंट्स जो है उसमें मैनिपुलेशन करना, उसको मैनिपुलेट कर देना। यानी जो बिज़नेस है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिखाना चाहती है यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग के बीच में। क्यों दिखाना चाहती है? क्योंकि जो क्रेडिट देखिएगा यहाँ पर क्यों दिखाना चाहती है, जैसे ये बिज़नेस है, अब ये बिज़नेस जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन में दिखाना चाहती है कि इसका पोजीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब बिज़नेस ऐसा क्यों करना चाहती है? जो आपके इन्वेस्टर हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो जान जाएंगे कि बिज़नेस का परफॉर्मेंस ख़राब है, बिज़नेस का प्रॉफिट अच्छा नहीं है, ये बिज़नेस अच्छे फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं है, तो क्या इन्वेस्टर बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे? जवाब है नहीं। ठीक है। इसके बाद कौन होते हैं? क्रेडिटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? बिज़नेस को उधार में सामान बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? क्योंकि बिज़नेस का अकाउंट्स वो देखते हैं कि भाई बिज़नेस जो है हमारा उधार दिए गए उधार को क्या चुका पाएगा। तो वो कैसे पता चलता है? अकाउंटिंग से। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ये क्रेडिटर जान जाएगा कि बिज़नेस का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है और हम करोड़ों का माल उधार में बेच रहे हैं बिज़नेस को, तो क्या ये क्रेडिटर उधार में माल देने को तैयार होगा? बिज़नेस को गुड्स बेच देने को तैयार होगा? नहीं होगा। तो ऐसा बहुत सारा रीज़न है जो बिज़नेस अपने आप को स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन में दिखाना चाहता है। अब फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग होने के लिए अगर हम लोगों की बात करें तो क्या करते हैं? जैसे हम ऐसे तो किसी का एग्जाम्पल नहीं देंगे, बट एकदम क्या कहते हैं, कुछ सेल्स जो पर्सन होते हैं वो एकदम सूट बूट टाई पहन करके आपको गलत सामान भी बेच देते हैं। आप उनको देख करके ऐसा लगेगा कि वाह ये मतलब जो है पता नहीं क्या बेच देंगे हमको। जो मेरा कपड़ा जो है या जो डिटर्जेंट बेचने आते हैं, या फिर अब किसी भी सेल्स पर्सन को देख लीजिएगा, वो एकदम कोट पैंट टाई में बहुत अच्छे से, उनका अपीयरेंस बहुत अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं वो अपने सामान को सेल करना चाहते हैं ये दिखा करके कि देखिए हम इतने अच्छे हैं, कोट पैंट टाई में है, मेरा बिज़नेस इतना मेंटेन है सब कुछ। भले ही वो आपको अच्छा सामान बेचे या ना बेचे, उनका अपीयरेंस बहुत अच्छा होता है। वो देखते हैं ना कभी कभी कि चॉकलेट खाओगे तो रैपर तो बहुत अच्छा है, उसके ऊपर का पैकेजिंग बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर का चॉकलेट आपको खाने में अच्छा नहीं लगता है। सेम चीज़ वही आपका बिजनेस के साथ विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है कि बिजनेस अपने एसेट को बढ़ा चढ़ा करके दिखाने की कोशिश करता है अकाउंटिंग में, और अपने लायबिलिटी को घटा करके दिखाना चाहता है, जिससे कि बिजनेस ये दिखाने की कोशिश करता है कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन में हैं, लेकिन एक्चुअली में वो है नहीं। जो उसका एसेट होता है उसको वो बढ़ा चढ़ा करके दिखाने की कोशिश करेगा। है 2 रुपये का लेकिन दिखाएगा 5 रुपये का है ना। तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी है, कहने का मतलब है कि वो एसेट जो काम के लायक भी नहीं है फिर भी क्या है, उसको अपना एसेट की गिनती में काउंट करेगा। जैसे मान लीजिए मेरे संस्था में 50 कंप्यूटर है, जिसमें से 45 खराब है, लेकिन हम ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि मेरे पास 50 कंप्यूटर है, मेरे पास इतनी फैसिलिटी है। जबकि अगर आप जब एडमिशन लोगे तो आपको रियलिटी किसी भी संस्था का पता चलता है कि बोला गया था तो 50 और 50 दिख भी रहा है, लेकिन 45 काम का नहीं है। तो ये सब चीज़ आपका विंडो ड्रेसिंग, यानी एक अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर देना, अपने आप को ज़बरदस्ती स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन में दिखाना, ताकि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे, क्रेडिटर उधार में सामान देता रहे और मेरा बिजनेस चलता रहे दिखावे में। तो ऐसा करना अलाउ नहीं है। ये कौन सा आपका कन्वेंशन कहता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो है आपका फुल डिस्क्लोज़र। फुल डिस्क्लोज़र क्या कहता है कि अपने बिजनेस के जितने भी इकोनॉमिक अफेयर है उसको यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग को बताइए। ये भी यूज़र ऑफ अकाउंटिंग है आपका, हालांकि एक्सटर्नल यूज़र है लेकिन ठीक है। यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग को सही इन्फॉर्मेशन देना है, जो भी डिस्क्लोज़ करना है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो भी देना है, जो भी फाइनेंशियल अफेयर के बारे में बताना है, वो फुली डिस्क्लोज करिए यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग के बीच में। तो इन्वेस्टर और क्रेडिटर आपका यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग ही है, तो इसको फुली डिस्क्लोज करिए, सब कुछ बताइए, सीक्रेट को छोड़ करके बिजनेस का सब कुछ बताइए। तो बताइए कि विंडो ड्रेसिंग करना, जानबूझ करके अपने एसेट को, अपने बिजनेस को बढ़ा चढ़ा करके दिखाना, ये कहीं ना कहीं फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट को गलत नहीं साबित कर रहा है। क्या फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट यही कहता है कि आप बढ़ा चढ़ा करके दिखाइए, विंडो ड्रेसिंग करिए? नहीं कहता है। तो कौन प्रोहिबिटेड करता है, कौन रोकता है, कौन वर्जित करता है? फुल डिस्क्लोजर यहाँ पर।
है ना, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ये आपका करेक्ट होगा। बाकी कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो इग्नोर करो, और अगर लॉस होने वाला है तो उसकी तैयारी अभी से करो। ऑप्शन नंबर ई। कंसिस्टेंसी का कंसेप्ट कहता है, या कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी कहता है कि अगर आपने किसी मेथड को, किसी प्रिंसिपल को एक बार पिक कर लिया है, चुन लिया है, तो आप सालों साल उसी पर चलते रहो, आप बार बार किसी मेथड को चेंज ना करो, जिससे कि जो हम रिजल्ट को जो है एक साल के रिजल्ट को दूसरे साल से कंपेयर कर सके, एक संस्था के रिजल्ट को दूसरे संस्था के रिजल्ट से कंपेयर कर सके। इसीलिए किसी भी जो भी आपने मेथड पिक किया है उसमें आपको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, ये कंसेप्ट ये कहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट प्रोप्राइटर यानी ऑनर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर फॉर द बिजनेस। कौन सा कंसेप्ट कहता है जो ये बिजनेस है और ये बिजनेस का ऑनर है, प्रोप्राइटर है, मालिक है, कौन सा कंसेप्ट कहता है कि ये दोनों जो है वो अलग अलग है, यानी बिजनेस अलग है और बिजनेस का ऑनर दोनों अलग अलग है। ये कहता है आपका सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, या सिर्फ इसे एंटिटी कंसेप्ट भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ये है आपका, ये कौन सा है? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। बी है आपका एंटिटी कंसेप्ट, सी है आपका मेटालिटी कंसेप्ट, डी है आपका कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। देखिए, ऑनर और बिजनेस दोनों एक नहीं होता है, दोनों को एक मान के नहीं चलना है। इसीलिए ऑनर जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल कहते हैं, और कैपिटल बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी होता है, दोनों अलग अलग है। और ऐसा कौन सा कंसेप्ट कहता है? तो ये कहता है, पहले जान लीजिए, एंटिटी कंसेप्ट, जिसे हम बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी कहते हैं, जिसे हम सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी कहते हैं। सेपरेट का मतलब ऑनर और बिजनेस दोनों सेपरेट है, यानी अलग है, तो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी इसे हम कहते हैं। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से ही हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, और सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से ही जो बिजनेस का ऑनर होता है वो बिजनेस के लिए क्रेडिटर होता है। और क्या होता है? क्रेडिटर होता है, यानी इसने बिजनेस को एक तरह से पैसे दिए हैं, लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, जब ये पैसे मांगेगा तो बिजनेस को ये पूरे पैसे अपने मालिक को यानी क्रेडिटर को चुकाना होगा। इसलिए ये कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस और ऑनर दोनों अलग होता है। यही कंसेप्ट कहता है कि जो भी रिकॉर्ड करना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यही कंसेप्ट आपका कहता है कि जो बिजनेस का मालिक है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिटर है, यानी बिजनेस का क्रेडिटर है। ठीक है, क्योंकि इसने पैसे एक तरीके से दिए हैं, उधार में दिए हैं इसको चलाने के लिए, इसीलिए कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी के अंदर आता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका एंटिटी कंसेप्ट। इसको हम कभी कभी आपका लिखा रहेगा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, या फिर इसको लिखा रहेगा आपका सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। इसके बाद पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या है कि पीरियोडिसिटी कंसेप्ट का मतलब हो गया कि जो आप अकाउंटिंग कर रहे हैं वो कम से कम साल में एक बार तो आप उसका रिजल्ट आउट करिएगा, है ना, जिसे हम अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट भी कहते हैं। मतलब
समझाते हैं बात को। जैसे मान लीजिए कि आप क्लास 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10th को पास करने के बाद आपने 11th में भी एडमिशन लिया और आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। देखिए, आप जो अभी पढ़ाई कर रहे हो, आपका जो अभी बेस है वो क्लास 1 से आपको देना शुरू हुआ था। उसी समय से जो टीचर हैं आपके, वो आपको सिखाना शुरू किए थे कि क्या सही है और क्या गलत है। कैसे हैंडराइटिंग की कॉपी में आप पूरा अपना हैंडराइटिंग बैठा बैठा करके लिखते थे, याद करो आप। कैसे आप जो है सारा सब्जेक्ट आपको, जो आपका बुक होता था ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, जो आप लोग सीखते थे, कैसे उसमें पिक्चर बने होते थे, फ़ोटो बने होते थे, वो देख देख करके आप सीखते थे। अब वहाँ से आप धीरे धीरे आपका बेस स्ट्रांग होता गया और आप यहाँ पर आए हैं तो इन सब चीज़ को समझ पा रहे हैं, है ना। जैसे आप कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है, ये सारा चीज़ जो आप लिख पा रहे हैं, आपका दिन बहुत पुराना है ना। ये सब कुछ आपको बहुत पहले सिखाया गया था, तब आपका बेस स्ट्रांग हुआ, तब इन सब चीज़ों को आप सीखने के लिए कैपेबल हो गए, है ना। तो अगर मान लीजिए कि उस समय आपका कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाता, जैसे क्लास 1 आपने पास किया, क्लास 2 में आए, क्लास 2 को आपने क्वालिफाई किया, पास किया, फिर क्लास 3 में गए, अगर उस समय आपका एग्जामिनेशन नहीं लिया जाता और आपको कोई सिखाता नहीं कि आप गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो, आप लगातार करते जाते काम, कोई एग्जामिनेशन नहीं होता, और अभी आकर के हम आपको बोलते हैं कि ठीक है हम आपका एग्ज़ाम लेंगे, और एग्ज़ाम में मान लो कि आपका मार्क्स कम आएगा, तो इस गलती को बहुत पहले रोका जा सकता था। अगर आपका साल में कम से कम एक बार एग्ज़ाम होता, क्लास 1 का, क्लास 2 का, क्लास 3 का, तब इस गलती को वहाँ रोका कि हाँ आप यहाँ गलती किए हो, आपका मार्क्स कम आया है, इसको सुधारो। तो आप फिर उसको सुधारते जाते, सुधारते जो आपकी कमियाँ थी वो आपकी खूबी में बदल जाता है। कब रोका जाता? क्या अभी हम क्लास 11th में आपको रोक ले? नहीं, धीरे धीरे आपको रोका जा रहा था। आप क्वालिफाई करते जा रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे, यानी अपनी गलतियों को दूर करते जा रहे थे और आपका जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर पीरियोडिसिटी या बोलिए आपका एक कंसेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, जो कम से कम ये कहता है कि साल में एक बार आप अपने रिजल्ट को जरूर आउट करिए। आप जो है साल में कम से कम एक बार प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन जरूर कैलकुलेट करिए। अगर आप ऐसा नहीं करिएगा तो फिर जो गलती है वो गलती रह जाएगी, और 10 साल के बाद अगर आप उसका रिजल्ट आउट करोगे, यानी 10 साल के बाद आप चाहोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना, तो याद रखिए 10 साल पहले जो गलती आपने किया था वो आपने रिपीट कर दिया, 10 साल तक आप वो गलती करते चले गए, और 10 साल के बाद आप कहाँ पहुँच जाइएगा वो समझिए। फिर आपको लगेगा कि काश इसको हम पहले सुधारते हैं तो आज हमको ये चीज़ का जो खामियाजा है वो भुगतना नहीं पड़ता। इसलिए कहता है कि आपका जो साल में कम से कम एक बार अकाउंटिंग यानी प्रॉफिट एंड लॉस आपका और आपका बैलेंस शीट प्रिपेयर होना चाहिए, ताकि हर साल आपको अपडेट हो सके कि आप जो है वो सही जा रहे हैं। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, इंटिटी कंसेप्ट तो बता दिया मैंने आपको सही ऑप्शन। मेटालिटी कंसेप्ट कहता है कि जो मटेरियल आइटम है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप उसको अकाउंटिंग में जगह दीजिए, और जो इमटेरियल है, जो इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, या तो उसको आप राइट ऑफ कर दीजिए या फिर आप उसको इकट्ठे तौर पे दिखा दीजिए। ठीक है, या तो उसको आप राइट ऑफ कर दीजिए या इकट्ठे तौर पे आप उसको दिखा दीजिए। जैसे स्टेपलर है, पेपर पिन है, पेंसिल है, रबर है, कटर है ना, पंचिंग मशीन है, छोटा छोटा चीज़ है। तो अब इन सब चीज़ को आप क्या करिएगा कि आप अलग अलग करके दिखाइएगा, है ना। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटा छोटा आइटम है, इंक है, मार्कर है। अब इन सबको आप अगर एसेट के तौर पे दिखाने लगे, है ना, तो फिर क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आइटम नहीं है, तो या तो आप इसको राइट ऑफ कर दीजिए या तो फिर आप इसको इकट्ठा करके दिखा दीजिए। यानी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको दिखाइए, जो अनइम्पॉर्टेंट जो बेकार की चीज़ें हैं उसको अकाउंटिंग में मत इंक्लूड करिए, ओवरबर्डन मत करिए, उसको राइट ऑफ कर दीजिए। ये कहता है मेटालिटी कंसेप्ट। और डिटेल में बात करेंगे, या जो वीडियो बना हुआ है उस पर हमने इस पर बात किया है। इसके बाद कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है कि एक मेथड को अगर आपने पिक कर लिया है तो लगातार आप उसी के साथ बने रहो। बार बार मेथड को चेंज करोगे तो फिर आपका जो है रिजल्ट भी आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो ये आपका 4 में से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। क्या कहता है कि जो ऑनर है और जो बिजनेस है वो दोनों सेपरेट होता है, अलग होता है। किस कंसेप्ट के हिसाब से? तो एंटिटी, बिजनेस एंटिटी या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। हालांकि एक एक कंसेप्ट पे बहुत आपका लंबा बात किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो सकता है, लेकिन ये सब आप जो है मेन वीडियो में देखना।
यहाँ पर सारा डिस्कस करेंगे तो फिर एक ही क्वेश्चन में हम रुके रह जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, डेप्रिसिएशन वाज नॉट रिकॉर्डेड हेंस प्रॉफिट फॉर द पीरियड वाज इंक्रीज। और इससे क्या होता है कि प्रॉफिट जो है बढ़ जाता है। से विच कन्वेंशन इज़ अवॉइडेड, कौन सा कन्वेंशन को जो है उसकी अवहेलना की जा रही है। ए नंबर कॉस्ट कन्वेंशन या कॉस्ट कंसेप्ट लिखिए, इसको कन्वेंशन लिखा है बुक में। बी है आपका कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। क्या है आपका, हाँ कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। सी है आपका फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। और डी कहता है आपका कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कहता है कि डेप्रिसिएशन वाज नॉट रिकॉर्डेड और इसकी वजह से जो है प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो है वो इंक्रीज़ हो गया। जाहिर सी बात है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है और अगर एक्सपेंस को नहीं दिखाइएगा, नहीं रिकॉर्ड करिएगा तो प्रॉफिट बढ़ ही जाएगा, है ना। जैसे अगर आप बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जब हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि आपका नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट साइड इनकम को लिखते हैं और डेबिट साइड हम एक्सपेंस को लिखते हैं। और जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है, तो एक्सपेंस है, इसलिए इसको हम डेबिट साइड लिखते हैं। हालांकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है। तो इनकम हुआ मान लीजिए 100 रुपया और डेप्रिसिएशन को अगर आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लेकर के नहीं आओगे। मान लीजिए डेप्रिसिएशन 10 रुपया है तो प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट 10 में से 100 में से 10 गया तो 90 रुपया प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर आप इस डेप्रिसिएशन को नहीं दिखाते हो तो प्रॉफिट इंक्रीज़ नहीं करेगा, कितना से इंक्रीज़ कर जाएगा, 10 रुपया से, ठीक है। 100 का प्रॉफिट है, 100 का इनकम है, कोई भी एक्सपेंस नहीं, तो 10 रुपये से एक तरह से कहिए कि प्रॉफिट बढ़ गया। अगर डेप्रिसिएशन 10 दिखाते तो प्रॉफिट कितना होता, घट के 90 होता। लेकिन अगर ये नहीं दिखाओगे तो प्रॉफिट इंक्रीज़ कर जाएगा, नहीं कर गया इंक्रीज़। तो वही कहता है आपका क्वेश्चन भी कि डेप्रिसिएशन वाज नॉट रिकॉर्डेड, नहीं रिकॉर्ड किया गया इसको, हेंस प्रॉफिट फॉर द पीरियड वाज इंक्रीज, और प्रॉफिट क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। विच कन्वेंशन इज अवॉइडेड, किस कंसेप्ट की आपको जो है अवहेलना की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया है। चलिए सब कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं, फिर कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि कॉस्ट कंसेप्ट तो है कि जितने में आपने जो एसेट परचेस किया है उतना ही में रिकॉर्ड करोगे। जैसे अगर 1 लाख का आपने मशीन खरीदा है तो मार्केट वैल्यू से आपको मतलब नहीं है, आप 1 लाख में रिकॉर्ड करोगे। ये कहता है कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है कि एक मेथड पे अगर आपने चुन लिया है तो आप लगातार उसके साथ बने रहो। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट कहता है कि आप जो इकोनॉमिक अफेयर है बिजनेस का उसको फुल्ली डिस्क्लोज करो। और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है कि फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला तो इग्नोर करो और लॉस होने वाला तो उसकी तैयारी अभी से करो। तो डेप्रिसिएशन को अगर रिकॉर्ड नहीं किया है तो इससे प्रॉफिट बढ़ गया है, ठीक है। डेप्रिसिएशन को आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, तो मेरे ख्याल से इसका होना चाहिए बी। हालांकि एक बार फिर से हम इसको देखेंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं किया गया है तो इसका जो है आपका प्रिंसिपल जो है, या कह सकते हैं कि कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के हिसाब से आपने डेप्रिसिएशन का अलग अलग मेथड होता है कैलकुलेट करने का, ठीक है। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का अलग अलग मेथड होता है। और जाहिर सी बात है कि अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपने जो है अगर बात करें किसी मेथड को, जैसे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का बहुत सारा मेथड है। SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, है ना, आपका मशीन आवर रेट मेथड, बहुत सारा मेथड है।
तो आप किसी एक मेथड पे कंसिस्टेंसी यानी निरंतर आप उस पर नहीं होंगे तो मे बी हो सकता है कि ये आपने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट नहीं किया। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होना चाहिए वो बी होना चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन के बारे में एक बार हम फिर से जो है वो डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में इसका क्या कंसेप्ट है, थोड़ा हम आपको इसको डिस्कस करेंगे बाद में। अभी जानिए कि जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है, इसकी अवहेलना की गई है, जिसके हिसाब से डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं किया गया, जिससे प्रॉफिट इंक्रीज कर गया। तो आपने कंसिस्टेंसी कंसेप्ट को नहीं फॉलो किया, यानी अगर आप लगातार जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते रहते तो आप इसको रिकॉर्ड भी करते, और रिकॉर्ड भी करते तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ नहीं होता बल्कि प्रॉफिट जो है डिक्रीज़ होता है ना। और देखिए इनकम टैक्स में बहुत सारी चीज़ों की छूट दी गई है, जैसे आप डेप्रिसिएशन को भी अपना एक्सपेंस के तौर पे दिखा सकते हो, जिससे आपका प्रॉफिट कम होगा, जिससे आपको टैक्स कम के पे करना पड़ेगा। तो कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहता है कि मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिखे, ज़्यादा कमाएं लेकिन दिखे ज़्यादा नहीं। अगर आप प्रॉफिट को ज़्यादा दिखाएंगे तो एक तो आप अपने कंपटीटर के नज़रों में चढ़ेंगे और दूसरा आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार फिर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ मैचिंग मीन्स। अकाउंटिंग कंसेप्ट मैचिंग का क्या मतलब होता है, यानी कह सकते हो कि सीधा पूछ रहा है आपसे कि मैचिंग कंसेप्ट का क्या मतलब होता है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड टू बी मैच विद द सेल्स रेवेन्यू। लिखने की ज़रूरत है, लिखते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड टू बी मैच द सेल्स रेवेन्यू। बी, profit for the period to be matched with the investment to be, यहाँ लिख देते हैं, to be match the sales revenue। फिर कहता है profit for the period to be match with इन्वेस्टमेंट। डिस्कस करेंगे अभी। थर्ड नंबर है एक्सपेंसेस ऑफ वन पीरियड टू बी मैच्ड अगेंस्ट द एक्सपेंसेस ऑफ अनदर पीरियड। एक्सपेंसेस ऑफ वन पीरियड टू बी मैच्ड अगेंस्ट दी, है ना, एक्सपेंसेस ऑफ वन पीरियड टू बी मैच अगेंस्ट दी एक्सपेंसेस ऑफ अनदर पीरियड। बिल्कुल गलत। और डी, एक्सपेंसेस ऑफ वन पीरियड to be matched against the revenue of the same period। देखिए मैचिंग कंसेप्ट का क्या मतलब होता है। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब होता है जैसे 2016
16-17 या ऐसे लेते हैं 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2019-20, इतना ही लेते हैं अभी। इसमें कुछ इनकम भी हुआ होगा और कुछ एक्सपेंस भी हुआ होगा। क्या 2015-16 में इनकम 100 रुपये का हुआ, एक्सपेंस 40 का हुआ, तो बताइए कि माइनस करेंगे इनकम में से एक्सपेंस तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 2015-16 की बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट जो आपका हुआ वो हुआ 60 रुपये का। फिर मानते हैं कि आपका इनकम 100 का हुआ, एक्सपेंस जो है इस साल 16-17 का 30 रुपये हुआ, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 70 रुपये का। फिर मानते हैं कि इनकम जो हुआ इस बार आपका 200 रुपये का हुआ, प्रॉफिट जो हुआ, एक्सपेंस जो हुआ वो 50 रुपये का हुआ, तो प्रॉफिट हुआ 150 रुपये का। और मानते हैं कि इस साल जो है आपका इनकम जो हुआ वो 150 रुपये का हुआ 2019-20 का, एक्सपेंस जो है वो 50 रुपये का हुआ, तो प्रॉफिट 100 रुपये का हुआ। यही बात है ना। अब मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि सेम ईयर का इनकम यानी कि रेवेन्यू होना चाहिए और सेम ईयर का अगर आप एक्सपेंस को लीजिएगा तो करेक्ट प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर पाइएगा। लेकिन अगर आप बोलिए कि किसी भी ईयर का इनकम को किसी भी ईयर के एक्सपेंस से या किसी भी ईयर के एक्सपेंस को किसी भी ईयर के इनकम से अगर आप कंपेयर करिएगा तो कभी भी आपका सही रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर तो आपका दिख रहा है 60 रुपये का, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम आपको बोलेंगे इनकम जो है 2015-16 का 100 है और एक्सपेंस जो है 16-17 का जो है वो 30 है, तो प्रॉफिट हुआ 70 रुपया। ऐसे करेंगे 100 माइनस 30 70 है ना, हालांकि दोनों का सेम आपको यहाँ पर है। चलो इसको हम बदल देते हैं। मान लीजिए कि इस साल जो है आपका इनकम हुआ 90 रुपये का, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 60 रुपये का। अब अगर हम आपको कहेंगे कि इनकम जो है वो 100 रुपये का है और एक्सपेंस 40 का है, तो 60 का प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल सही। अब देखिएगा हम कहेंगे आपको कि इनकम जो है वो 100 रुपये का है और हम आपको कहते हैं कि एक्सपेंस, देखिए यहाँ एक्सपेंस नहीं कह रहे हैं, बोल रहे यहाँ एक्सपेंस जो है 30 रुपये का हुआ, तो प्रॉफिट कितने का होगा? 70 रुपया। बिल्कुल गलत, 60 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट है। सेम ईयर का इनकम यानी रेवेन्यू और सेम ईयर का एक्सपेंस होना चाहिए, तब प्रॉफिट आप सही से कैलकुलेट कर पाओगे। किसी भी ईयर के इनकम को किसी भी ईयर के एक्सपेंस से या किसी भी ईयर के एक्सपेंस को किसी भी ईयर के इनकम से आप कंपेयर नहीं कर सकते, हमेशा वो गलत हो जाएगा। तो क्या करेक्ट होगा आपका? डी, एक्सपेंसेस ऑफ वन पीरियड। एक्सपेंसेस ऑफ वन पीरियड, ये वन पीरियड हो गया आपका 2015-16, यही एक पीरियड है पूरा एक साल का, तो 40 रुपये का एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस ऑफ वन पीरियड टू बी मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ सेम ईयर, रेवेन्यू ऑफ सेम ईयर। तो सेम ईयर का एक्सपेंस सेम ईयर का रेवेन्यू होना चाहिए, तब करेक्ट प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर पाइएगा। यही मैचिंग कंसेप्ट आपका कहता है, ठीक है। तो क्या प्रॉफिट फॉर द पीरियड टू बी मैच द सेल्स रेवेन्यू, गलत, ये नहीं है आपका। इसके बाद कहता है कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड टू बी मैच विद द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से मैच का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, गलत है। एक्सपेंसेस ऑफ वन पीरियड, एक पीरियड का एक्सपेंस जो है मान लीजिए 40 रुपया, मैच अगेंस्ट द एक्सपेंसेस ऑफ अनदर पीरियड, यानी कि 40 रुपये और इसका दोनों को मैच करना चाहिए, बिल्कुल गलत। ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो आज आपका क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों ने कंप्लीट किया है। इसके आगे जो है क्वेश्चन नंबर 13 से वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।